नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 10 मई को वोटिंग होगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का और 13 मई को इस विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। इसके बारे में उन्होंने सूचना जारी की है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ किन किन पार्टियों के बीच टक्कर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इन जानने के क्रम में हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आखिर कर्नाटक में किन किन पार्टियों की वजूद है और उसका वोटिंग पैटर्न किस तरह का रहता है, पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में किस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, या फिर उसके बाद जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुई उसमें किस तरह का नतीजा सामने आया, किन पार्टियों को अच्छी सीटें मिली, किन को कम सीटें मिली। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज के सिचुएशन में कर्नाटका में किस तरह का माहौल है, कर्नाटका में आखिर चुनाव का इशू क्या है, मुद्दा क्या है, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी जाएगी। तो लोकल वहाँ की जो इशू है वो 3 इशू सामान्य तौर पे है। वो है एक महंगाई, इन्फ्लेशन, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और लगातार 2014 से जिस प्रकार मोदी सरकार बने और उसके बाद से महंगाई निरंतर बढ़ रही है, ये ऑब्वियसली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास जो है उनके लिए भी ये इशू बनता जा रहा है। दूसरी है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से कर्नाटका बेंगलोर में बढ़ती जा रही है कि वहाँ पे बीपीओ से छटनी होना या फिर आईटी सेक्टर में भी जॉब की कमी होना। तो कर्नाटका या बेंगलोर में ही अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू नहीं है, इनफैक्ट ये पैन इंडिया इस तरह की इशू आज के डेट में उभर के सामने आ रही है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक पैन इंडिया इशू है। तो देखना होगा कि विपक्ष जो है वो किस प्रकार की इस मुद्दे को किस प्रकार से भुना पाता है। और तीसरा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। ऐसा कहा जाता है कि बेंगलोर में, कर्नाटका में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहाँ पे है और 40% कमीशन वाली सरकार, इस तरह की घोषणा की गई। हालांकि ये जानने से पहले ये जानना बेहतर होगा कि आखिर अभी किसकी वहाँ पे सरकार थी। तो 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें 104 सीट के अप्रॉक्स बीजेपी जीत के आई थी, 78 से 80 के बीच में कांग्रेस जीत के आई थी और 37 विधानसभा सीट जो है वो जेडीएस जीत के आई थी। मुख्य रूप से ये 3 ही पार्टी हैं जो बेंगलोर में, कर्नाटका में एक अच्छी स्थिति में है, इसका अच्छा वजूद है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस पार्टी बेसिकली एचडी देवगौड़ा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका जो बेटा है एसआर कुमारस्वामी, आज के डेट में वही उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी का नाम जेडीएस है। इसको आप बिहार में जेडीयू से घालमेल मत कर दीजिएगा। बिहार में जो पार्टी है वो जेडीयू है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में जो पार्टी है जेडीएस, उसका जो नेतृत्व है वो कुमारस्वामी कर रहे हैं। तो 2018 में भी एक नई घटना हुई थी, एक नया ट्रेंड चला था जिसे हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस। दरअसल 2018 का जो विधानसभा चुनाव था वो जब आया तो बीजेपी को 104 के अप्रॉक्स सीट मिली, कांग्रेस को 78 से 80, शायद 78 के अप्रॉक्स सीट मिली और जेडीएस को 37 सीट मिली। ऐसा माना जाता है कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर होती है, कांटे की टक्कर, उसमें जेडीएस जो होता है वो एक किंग मेकर की भूमिका में होता है। वो जिसके साथ चला जाता है उस गठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि जब ये रिजल्ट आया, नतीजा आया चुनाव का, तो वहाँ के जो राज्यपाल थे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे बीजेपी को दावा पेश जो बीजेपी कर रहा था कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन वो उसकी दावा की हवा दी गई, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला। इसके वजह से उसकी सरकार नहीं बनी। बाद में चल के जब चुनाव के बाद जब गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और जेडीएस जो मतलब कांग्रेस को 78 के अप्रॉक्स सीट आई थी और जेडीएस को 37, तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाए। लेकिन उसके बाद 4-5 महीना के बाद जब ऑपरेशन लोटस हुआ, बीजेपी आगे पीछे के रास्ते से जब कांग्रेस का और जेडीएस के कुछ कांग्रेस को तोड़ करके वहाँ सरकार बनाई और उस सरकार का जो मुखिया था वो एसआर बोम्मई था। तो वो जो सरकार बनी तोड़ के ऑपरेशन लोटस के तहत, उसके बाद वहाँ एसआर बोम्मई के नेतृत्व में सरकार बनी, एसआर बोम्मई वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और उसी समय जब ऑपरेशन लोटस हुआ, इस चीज़ से खफा होकर येदियुरप्पा ने, जो लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं, वो बीजेपी से साइड हो गए थे और अभी तक साइड ही थे। फिर आगे मैं बताऊंगा आज के डेट में येदियुरप्पा को किस प्रकार से मोदी, अमित शाह मना रहे हैं उनके परिवार को, उनके बेटा को, ताकि लिंगायत समुदाय का जो वोट है उन्हें मिले। कुल मिला के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 113 सीटें अनिवार्य होती है। तो किसी तरह ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने वो सरकार बनाई, अपना बहुमत जुटा करके वो अब तक चलती रही, वो आज तक टिकी रही।
लेकिन ये कि जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, वो उसमें एक चीज़ जो बहुत आश्चर्यजनक था कि कांग्रेस को सीटें कम मिली, 78 सीट मिली, लेकिन उसका वोटिंग जो परसेंटेज था वो 38% था। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का देखें तो उसका वोटिंग जो परसेंटेज था वो 32% के ही अप्रॉक्स रहा, लेकिन उसका जो सीट था वो 104 के अप्रॉक्स चल गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है, एक चीज़ और जो होती है, जो एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परसेंटेज घट जाती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परसेंटेज बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव में 28 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट बीजेपी को मिली और उसका वोटिंग पैटर्न जो है, परसेंटेज जो है 51% के अप्रॉक्स चल गया। दरअसल कर्नाटका में 3-4 कम्युनिटी ऐसी है जिसका राजनीतिक महत्व वोटिंग के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे लिंगायत, जिसके सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा हैं, जिसका पॉपुलेशन 17% के लगभग है। दूसरी कम्युनिटी है वोकलिंगा, जिसका प्रतिशत 15% के अप्रॉक्स है, जिसकी जनसंख्या, इसका भी अपने आप में महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओबीसी कम्युनिटी का परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो 30% के अप्रॉक्स है और जो दलित समुदाय है उसका 15% के अप्रॉक्स जनसंख्या है और जो माइनॉरिटी है जिसमें मुस्लिम समुदाय आते हैं उसका 12% है। मुस्लिम आम तौर पे ज़्यादातर कांग्रेस के साथ शिफ्ट होती है, मतलब मुस्लिम और दलित जो है आमतौर पे कांग्रेस के साथ शिफ्ट होती है, कभी कभी वो जेडीएस के साथ भी चल जाती है। ओबीसी का कुछ हिस्सा बीजेपी के साथ है, कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ है और कुछ हिस्सा जेडीएस के साथ है। जबकि जैसे लिंगायत हमने कहा 17% है, जिसके नेता येदियुरप्पा हैं। येदियुरप्पा जो है खफा थे बीजेपी से हाल के दिनों में, लेकिन अभी फिलहाल जो अमित शाह का 7 दिन का दौरा था और नरेंद्र मोदी जो हैं वो 7 बार जा कर के येदियुरप्पा को मनाने का प्रयास किया है, उन्हें, उनके परिवार को। तो वो लिंगायत के 17% वोट पे चाहते हैं कि इस पे पकड़ बने, इस पे कब्जा हो उनकी। तो देखना होगा आगे किस प्रकार की रणनीति होती है। और यही वजह है कि एससी कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन 15% था उसको बढ़ाकर 17% किया गया। एसटी कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन 3% था उसको बढ़ा करके 5% किया गया और जो मुस्लिम कम्युनिटी था उसको ऑलरेडी पहले से ही 4% वहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा था, उसको खत्म कर दिया गया। इसका बेसिक सा मतलब था, बीजेपी क्या संकेत दे रही है, इसका मतलब कि उसे मुस्लिम समुदाय की चिंता नहीं है, उसे मुस्लिम वोट का कोई फिक्र नहीं है, उसे हिंदू का जो वोट है वो मिल जाए, वहाँ जो चुनाव है वो पोलराइज हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, जिसके आधार पर मैक्सिमम हिंदू जो है, मेजोरिटी है, उसका वोट उसे मिले और फिर वो सत्ता में आ जाए। ये किस प्रकार की राजनीति है। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने जो कैंडिडेट हैं उसका लिस्ट भी जारी कर दी है और बीजेपी अभी तक लिस्ट जारी भी नहीं की है। तो कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है आज के डेट में कि बीजेपी खेमे में अभी भी खलबली मची हुई है और वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में। जबकि कांग्रेस की स्थिति आज के डेट में वहाँ अच्छी मानी जा रही है, वो टक्कर ही देने के मतलब सिचुएशन में नहीं है, टक्कर से कहीं आगे है, उसकी पोजीशन आज के डेट में वो बढ़त में है। जेडीएस भी ठीक है, जिस प्रकार से वो दक्षिणी मैसूर में अपनी स्थिति, अपनी गढ़ को हमेशा से बचाने में सफल रहा है, इस बार भी लगता है कि वो संभवतः किंग मेकर की भूमिका में रहेगा। 30-35 सीटें आज भी वो जीतने में सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर चेहरा क्या होगा और इशू क्या होगी। मोदी या बीजेपी हमेशा ये चाहती है, बीजेपी का ये एक प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा ये होता है कि उसके पास कोई लोकल लीडर ना हो, येदियुरप्पा हो, एसआर बोम्मई हो, उसके बेसिस पे वहाँ चुनाव नहीं लड़ी जा रही है आज के डेट में। मोदी जी एज ए ब्रांड के रूप में वहाँ प्लान किया जा रहा है और मोदी जी के चेहरे पे वहाँ चुनाव लड़ी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यदि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ी जाएगी तो लोकल इशू भी वहाँ बीजेपी नहीं राइज करेगी। वो नेशनल जो इशू है, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया और एक तरह से वहाँ पे उन पे लांछना लगाया गया कि उन्होंने ओबीसी समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया, ये एक इशू हो। या फिर तीसरा जो उनका पहले से ही प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइज कर दो और मैक्सिमम हिंदू का वोट ले लो और उससे अपनी बढ़त हासिल कर लो। तो ऑब्वियसली बीजेपी हमेशा चाहेगी कि वो नेशनल मुद्दा पे और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के हित में क्या होगा, कांग्रेस के पास वहाँ पे एक लोकल लीडरशिप है, उसमें हाल के दिनों में तो कोई क्लेश नजर नहीं आती है जिस प्रकार से अभी बीजेपी में है। बीजेपी अंदर आंतरिक तौर से कोई अभी ठीक नहीं चल रहा। तो इस महीने में कांग्रेस अभी ठीक है, उसके आंतरिक कलह को राहुल गांधी ने या फिर वहाँ के जो कांग्रेस के लोकल लीडर है उन्होंने सबक लेके उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया है। जेडीएस में भी वही स्थिति है, जेडीएस भी लिस्ट जारी किया और जेडीएस भी चाहती है, कांग्रेस और जेडीएस हमेशा चाहती है आज के डेट में
कि वो लोकल इशू पे, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गई, और किस प्रकार से वहाँ पे भ्रष्टाचार चलता है। कुछ दिन पहले ही देखा गया था, समाचार में आया था कि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन है, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि वहाँ किस प्रकार से 40% को भ्रष्टाचार होता है, कमीशनबाजी होती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी हो गया, जिस प्रकार से बेंगलोर इतने बड़े सिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, इसमें बेरोजगारी आईपीओ में छटनी, या फिर आईटी सेक्टर में भी रोजगार की कमी। तो वहाँ बीजेपी के लिए लोकल इशू पे लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस जो है इसके लिए लोकल इशू और वहाँ के जो लोकल चेहरे हैं इस पर लड़ना आसान होगा। यही वजह है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो जो बेंगलोर या फिर कर्नाटका जो एक राज्य है वो उसके हाथ से जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स स्टेट आज के डेट में दो हैं, एक कर्नाटका और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो ऑलरेडी किसी तरह ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी काबिज हासिल कर लिया है, लेकिन जो अभी ये कर्नाटका है वो उसमें वो सत्ता में है, और यदि ये सत्ता से निकल जाती है तो एक तो उसका संसाधन कम हो जाएगा, क्योंकि लोकल स्तर पे कांग्रेस का वहाँ पकड़ है, रिसोर्स वो कलेक्ट करने में, या लोकल स्तर पे सोशल बेस जो होता है उसमें कांग्रेस की ठीक ठाक पकड़ है, कांग्रेस और जेडीएस की। तो बीजेपी को इस बात का भी डर है कि कहीं यदि मेरे हाथ से कर्नाटका निकल जाता है तो यहाँ के जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कर्नाटका मेरे हाथ से निकले। वो पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से 7 बार अभी तक मोदी जी का दौरा हो चुका है, वहीं अमित शाह 7 दिन वहाँ पे रह के, और बाकी तमाम लिंगायत हो, वगायत हो, ओबीसी कम्युनिटी को जिस प्रकार से राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर ये एक टारगेट किया गया कि राहुल गांधी ने मोदी को बदनाम किया, इसका मतलब ओबीसी कम्युनिटी को बदनाम किया, और वहाँ पे जिस प्रकार से 30% ओबीसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन है तो उसे भी कहीं न कहीं अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखना होगा। अभी तो 40 से 45 दिन के करीब चुनाव में बचा हुआ है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को उसका रिजल्ट आएगा। तो इतना तो ठीक ठाक तरह से अंदाज लगा ही जा सकता है कि जिस प्रकार 2019 में क्लीन स्वीप हुई थी, 28 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी को चले गई थी। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में उतना नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पे आज के डेट में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी, और राहुल गांधी जिस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया है और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ऑब्वियसली वो भी एक इशू बनेगा। आज के जो कांग्रेस के मुखिया हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी होम स्टेट कर्नाटका ही है। तो देखना होगा कि इन सब चीज़ों का आखिर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और क्या मोदी अपने जो विषाद बिछाए हुए हैं, जो उनका जो समीकरण है, क्या उसमें सफल हो पाते हैं, या फिर इस बार कांग्रेस उनको मात दे देगी। और यहीं से आगे फिर देखा जाएगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी होती हैं। आज बस इतना ही, विदा दीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।